नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में हम रिवीजन करेंगे दिसंबर के करंट अफेयर्स को। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जितना कुछ भी दिसंबर के करंट अफेयर्स में पढ़ा है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में जो डिस्कस किया, उसका एक क्विक रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे। तो अप्रॉक्स जो है 75 to 80 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवीजन करने जा रहे हैं, दिसंबर से रिलेटेड रहेगा। बाकी ध्यान रखिएगा, चूंकि ये एक रिवीजन सेशन है तो इसमें मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाकर के चीजें आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। बाकी चीजें जो आपको अगर इन डिटेल सारी चीजें देखनी है तो आप डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास मॉर्निंग में 7 बजे चलती है, आप उनको रेगुलर फॉलो क्या करिए। इससे आपको जो है जितनी भी चीजें जो इन न्यूज रहती है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें पता चल जाएंगी। बाकी आज की क्लास में हम जो कि रिवीजन करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस पढ़ूंगी, आपके सामने ऑप्शंस रहेगा, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। तो जो लोग रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने पूरे दिसंबर की करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो वो भी इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेंगे तो उनको पूरे दिसंबर की इंपॉर्टेंट चीजें जो है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सेशन को आप सभी लोग शेयर कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी सेशन से आप लोग जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर लीजिए। बाकी जो है मंथली करंट अफेयर्स क्लास का जो वीडियो यहाँ पे पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो जाइए अपना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए डिकोड एग्जाम के, और वहां पे जो है डेली करंट अफेयर्स साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करके क्विक रिवीजन करिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास को भी फॉलो करते रहें, इससे आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से पता चल जाएंगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन जब मैं पढ़ रही हूं तो कोशिश करिए खुद से आंसर देने की, क्योंकि ये एक रिवीजन सेशन है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा काफी ज्यादा। जितने लोग खुद से आंसर करेंगे, जितना ज्यादा आंसर आप लोग देंगे उतना ही अच्छा है। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, आंसर करिए और मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई आप लोगों ने अगर इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो कितने आप लोगों के सही रहे, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे, और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक निजी कंपनी के द्वारा रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया गया है श्रीहरिकोटा में। ठीक है, और ये कंपनी दोस्तों कौन है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जल्दी से। करेक्ट आंसर इज डी है, अग्निकुल कॉस्मोस। ध्यान रखिएगा, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा एक निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया जा रहा है। ना सिर्फ विकसित बल्कि उसको कंट्रोल भी किया जाएगा। कहां पे? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, और वहां पे अंतरिक्ष केंद्र है कौन सा? सतीश धवन। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसको स्थापित किया गया है, जिसको किसके द्वारा? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। इसका उद्घाटन जो किया गया है दोस्तों, इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? ठीक है, कौन है? अगर आप लोग देखिए आंसर करते हुए चला करिए, एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ, ये कौन है? इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन है, जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड जो है विकसित किया गया है, श्रीहरिकोटा में स्थापित किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारत का पहला खुदरा नगरपालिका बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड जो है इशू किया जाएगा एक नगर पालिका के द्वारा। उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए। तो जो नगर निगम है उसके क्षेत्र में अपनी सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करना चाहता है ये नगर निगम, इसके लिए वो फंड रेज कर रहा है और बॉन्ड इशू किया गया है। ये कौन सा है? लखनऊ है, इंदौर है, गांधीनगर है या फिर भोपाल है? करेक्ट आंसर इस बी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर नगर निगम है उसने भारत का पहला खुदरा नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है। किस चीज के लिए? सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए। ठीक है, तो जो कुछ भी जितना भी वो फंड रेज करेगा उस फंड को कहां लगाएगा? सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में लगाएगा। कौन? इंदौर नगर निगम। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोला लोआ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? देखिए अभी काफी चर्चा में रहा है ये ज्वालामुखी, ठीक है, वोल्केनो मोला लोआ, काफी इसमें विस्फोट हुआ, वोल्केनो इरप्शन हुआ, उसकी वजह से काफी आसपास के क्षेत्र भी प्रभावित हुए और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये तो पता है। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ये किस राज्य में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। इंपॉर्टेंट यहां से हो गया मोला लोआ, हवाई में है, कैलिफोर्निया, अलास्का या फिर फ्लोरिडा। करेक्ट आंसर इज ए है, ठीक है, हवाई द्वीप है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का, वहां पे मोला लोआ ज्वालामुखी स्थित है। ध्यान रखिएगा काफी समय से ये सुषुप्त पड़ा हुआ था, डोरमेंट स्थिति में था 40 वर्षों से, ठीक है। लगभग कहा जाता है कि इसमें जो लास्ट टाइम जो इरप्शन हुआ था 1984 में हुआ था, ठीक है, 1984 में हुआ था इरप्शन। उसके बाद से ये क्या हुआ था, सुषुप्त स्थिति में था। अभी जाकर के इसमें दिसंबर 2022 में इरप्शन हुआ है, किसमें, ज्वालामुखी मोना लोआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए इंडोनेशिया में भी कुछ ज्वालामुखी अभी चर्चा में थे, दिसंबर में हमने डिस्कस किया है। तो जो लोगों ने पता है कि अभी इंडोनेशिया के भी कुछ ज्वालामुखी चर्चा में थे, कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन कौन से थे। मैच द फॉलोइंग करके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ये ज्वालामुखी है और ये राज्य है, मैच द फॉलोइंग कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नई चेतना लिंग अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे जो लैंगिक हिंसा के खिलाफ एक तरीके से महिलाओं को और लड़कियों को जागरूक करने के लिए ये नई चेतना लिंग अभियान की शुरुआत की गई है। प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा मंत्रालय, तो करेक्ट आंसर इज डी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग जो है बच्चे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर देंगे, ठीक है, या फिर यही कर देंगे या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये नई चेतना लिंग अभियान शुरू किया है, जो कि लिंग के आधार पे जो महिलाओं के खिलाफ, जो लड़कियों, जो बच्चियों के खिलाफ जो हिंसा होती है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, महिला और लड़कियों को जागरूक करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा ये अभियान कब शुरू किया गया था दोस्तों, 25 नवंबर को, ठीक है। ये तो नवंबर का प्रश्न है, कारण क्या है 25 नवंबर को क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि 25 नवंबर को हम एक दिवस मनाते हैं महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। उसी दिन के अवसर पर यहाँ पे जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई चेतना लिंग अभियान शुरू किया है। आइए अगले प्रश्न पे देखिए, जो चीजें बता रही हूं ना उसको भी नोट डाउन करते हुए चलिए, पेन कॉपी लेकर के बैठा करिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश की पहली महिला आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह ना सिर्फ आपका करंट अफेयर्स बल्कि यूपी स्पेशल भी है। और ध्यान रखिएगा ये है लक्ष्मी सिंह, ठीक है। लक्ष्मी सिंह देखा जाए तो ये गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर नियुक्त हुई हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध नगर। और इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों, आलोक सिंह का, आलोक सिंह का इन्होंने स्थान लिया है लक्ष्मी सिंह ने, और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला आयुक्त के रूप में नियुक्त की गई है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेशियो कितना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा भारत में जो मातृ मृत्यु दर है MTR वो घट गया है, ठीक है, काफी ये अच्छी बात रही है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, और ये घट करके दोस्तों कितना हो गया है, 97 हो गया है, 97, ध्यान रखिएगा। तो जो कि हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत एक रजिस्टर जनरल है, ठीक है, रजिस्टर जनरल ने, देखिए रजिस्टर जनरल के कार्यालय से ये आंकड़ा जारी किया गया है और वहां पे ये बताया गया है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, यानी कि जो मातृ मृत्यु दर है वो 2014-16 से घट करके, ध्यान रखिएगा 2014-16 से घट करके कितनी हो गई है दोस्तों, 2018-20 में कितनी हो गई, 97। ध्यान रखिएगा पहले कितनी थी दोस्तों, ये थी 130, ध्यान रखिएगा। और प्रति लाख पे ध्यान रखिएगा, प्रति लाख से घट करके, तो ये किससे देखा जाता है, प्रति लाख पर, प्रति लाख जन्म दर पे जो मातृ मृत्यु दर है वो देखा जाता है, प्रति लाख पर देखा जाता है।
और 130 से घट करके कितना हो गई, 97 हो गई है, 130 से घट करके। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे जो है कम एमएमआर किस मातृ मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य की है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे कम जो है यानी कि जो 70 प्रति लाख से भी कम देखा जाता है, तो सबसे पहले तो हमें केरल देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा केरल है, केरल का सबसे कम मातृ मृत्यु दर है 19 है, ठीक है। अगर उसके बाद आपसे पूछा जाए कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का दोस्तों 33 है। देखिए क्रम 2-3 का याद रखना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना कितना है दोस्तों मातृ मृत्यु दर 43 है। तो सबसे कम केरल का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर तेलंगाना का है। आपसे अगर प्रश्न यही से पूछ दे कि सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर कितनी है, किस राज्य की सबसे ज्यादा है प्रति लाख पर, तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा असम है, ठीक है। असम में जो है सबसे अधिक है, कितनी है, 195 है, ठीक है। और इसको फॉलो कौन कर रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश कर रहा है, कितना दोस्तों 173 पर है। और अगर वहीं आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश की मातृ मृत्यु दर कितनी है, तो 167 है, बहुत अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश की भी। तो ध्यान रखिएगा मातृ मृत्यु दर के मामले में अगर भारत में राज्यों की देखा जाए तो सबसे पहले ओवरऑल देखा जाए तो भारत में मातृ मृत्यु दर कितनी हो गई, 97 हो गई है 2018-20 में, कितने से करके 130 से घट करके। वही देखा जाए केरल में सबसे कम है मातृ मृत्यु दर और असम में सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा की बात किया जाए तो नाडा इंडिया द्वारा विकलांग एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहली बार समावेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सबसे ये इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों हो जा रहा है कि पहली बार जो है विकलांग एथलीटों पर ध्यान देने के लिए एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और नाडा इंडिया के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, तो यहाँ पे नई दिल्ली, ठीक है, देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगर आपसे पूछ ले कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 24 नवंबर को हुआ था, ठीक है, 24 नवंबर 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था नाडा इंडिया को, ठीक है। और अगर आपसे यहाँ पे पूछ दे कि ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो लिख लीजिएगा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत ये आता है नाडा इंडिया। और यहाँ के जो इस समय वर्तमान निदेशक कौन है दोस्तों, ऋतु सेन है। और अगर हेडक्वार्टर पूछ दे तो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि नाडा इंडिया 2005 में स्टैब्लिश हुआ 24 नवंबर को, केंद्रीय खेल और ध्यान रखिएगा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन आता है, ऋतु सेन इसके महानिदेशक और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आइए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत किस वर्ष से वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ध्यान रखिएगा वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता भारत ने 1 जनवरी से ग्रहण कर ली है, ठीक है। वासेनार व्यवस्था 1 जनवरी से, ठीक है, ग्रहण कर लिया है 2023। तो आंसर क्या है दोस्तों 2023, 1 वर्ष के लिए इसने ग्रहण किया है, ठीक है। और ये जब भारत जो है अध्यक्ष था उसी दौरान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जब भारत ने अध्यक्षता की दिसंबर माह में, उसी दौरान ये घोषणा किया गया कि भारत जो है वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता करेगा 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए करेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें कि भारत इस व्यवस्था में कब जुड़ा था, तो 2017, ध्यान रखिएगा दिसंबर 2017 में, ठीक है, 42वें सहभागी राज्य के रूप में भारत शामिल हुआ था। अगर हम वासेनारा व्यवस्था की बात करें कि वासेनारा व्यवस्था अस्तित्व में कब आया, वासेनारा ध्यान रखिएगा दोस्तों ये एक नीदरलैंड में एक जगह है, तो वहां पे एक बैठक हुई थी नीदरलैंड, ठीक है, वहां पे ये एक बैठक हुई थी कब दोस्तों, तो जुलाई 1996 में, ठीक है, जुलाई 1996 में हुआ था। और इसी बैठक के बाद वासेनार व्यवस्था जो है वो अस्तित्व में आया। वर्तमान में देखा जाए तो इसमें 42 सदस्य हैं, 42 सदस्य हैं जो कि स्वैच्छिक जो सदस्य है वे स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था को स्थापित करते हैं। किस तरीके के भाई, तो गैर जो हथियार होते हैं, ध्यान दीजिए, जो हथियार उनके गैर जिम्मेदार तरीके से जो विस्तार होता है उसको रोकने के लिए, यानी कि ध्यान रखिएगा देशों के बीच में हथियारों का तो निर्यात आयात होता रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा ना हो कि ऐसा निर्यात हो जाए कि ये जो हथियार है वो जाकर के गलत हाथों, जैसे कि टेररिस्ट के हाथों में लग गया तो टेररिस्ट उस हथियारों का गलत इस्तेमाल करेगा। तो यानी कि एक तरीके से ये जो व्यवस्था आई है वो एक जिम्मेदार बनाती है
इन सदस्य देशों के हथियारों के निर्यात के लिए, यानी कि गैर जिम्मेदार तरीके से अगर हथियारों का निर्यात किया जा रहा है तो ऐसी चीजों को रोकना या फिर रोकने के लिए इस सेमिनार व्यवस्था को बनाया गया है, जिसकी 1 साल की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण किया है 2023, 1 जनवरी से कर लिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब बना था ये? 1996 में। वासेनार नीदरलैंड में एक जगह है, ठीक है। आइए भाई अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये देखिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों, वो बनाया गया है राजीव लक्ष्मण करिंदकर, ठीक है। सी इसका आंसर है, राजीव लक्ष्मण करिंदकर को बनाया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन अगर आपसे पूछ दे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2006 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 12 जुलाई 2006 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये जनजातीय शीतकालीन महोत्सव है और आपसे पूछ रहा है किसका आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ। और ध्यान रखिएगा ये पहली बार है। जब भी कोई चीज पहली बार होती है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर असम में। दोस्तों अगर हम इसके करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो है पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जनजातीय शीतकालीन महोत्सव, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय मल्होत्रा, हंसराज गंगाराज अहिर, कबीर जोशी या फिर विनय दास। दोस्तों करेक्ट आंसर इस बी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। हंसराज गंगाराज अहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम बात कर लें थोड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे जो है ना आयोग वगैरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, 1993 में किया गया था। एक एक्ट आया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993, उसी के तहत 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। आयोग को ध्यान रखिएगा संवैधानिक दर्जा दिया गया। 2018 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 102वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और हमें संविधान में, हम लोग के संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, कौन सा? 338B जोड़ा गया, ठीक है। इसके अगर हम गठन के बारे में बात करें, इस आयोग के गठन के बारे में दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इसमें 5 सदस्य होते हैं। एक तो आपका अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक देखा जाए उपाध्यक्ष होता है, और एक बाकी 3 जो है अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, 3 अन्य सदस्य होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें एक महिला सदस्य का होना बहुत ही जरूरी है। इस पूरे गठन में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें एक महिला सदस्य का होना बहुत आवश्यक है। इसमें जो अपॉइंटमेंट की जाती है अध्यक्ष, यहाँ पे जो सदस्यों के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए, ठीक है। तो 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए किया जाता है, ये जिस से ध्यान रखेगा, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। और 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पहला तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पहला तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन है, यानी कि तट की सुरक्षा के लिए किया गया सम्मेलन जो आयोजित किया गया है दोस्तों, वो किया गया है चेन्नई में। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में जो है पहला तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें इस सम्मेलन को किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो भारतीय तट रक्षक के द्वारा किया गया है, भारतीय तट रक्षक के द्वारा इसका आयोजन किया गया, ठीक है। इसकी अगर बात करें कि किन किन देशों ने इसमें भाग लिया इस सम्मेलन में तटीय सुरक्षा में, तो देखिए भारत ने तो लिया ही लिया,
ठीक है, क्योंकि भारत में सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। श्रीलंका ने, ठीक है, श्रीलंका ने। फिर हम बात करेंगे मालदीव ने, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसके, मॉरिशस ने, मॉरिशस ने। अगर हम थीम की बात करें कि सम्मेलन की थीम क्या थी, विषय क्या था, ये भी आप लिख सकते हैं। तो कोलैबोरेटिव, ठीक है, कोलैबोरेटिव, ये चीज लिख लिया करिए, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, ठीक है, एफर्ट्स फॉर कोस्टल सिक्योरिटी, जो हमारे एक साथ मिलकर के एक एफर्ट लगाना, किसके लिए, जो हमारी तटीय सीमा है, कोस्टल जो क्षेत्र है, जो तटीय सीमा है, उनकी सिक्योरिटी के लिए मिल करके काम करना, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। ये इस पहली तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का थीम था। चूंकि ये पहला तटीय सुरक्षा सम्मेलन है, इसलिए आपसे इसकी थीम पूछी जा सकती है। आइए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान B-21 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है, नाम ध्यान रखिएगा B-21, जिसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा दोस्तों, अमेरिका के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है B-21। इसकी खासियत की बात करें दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 6th जनरेशन का है, ठीक है, 6th जनरेशन का है, ठीक है। और अगर देखिए अभी तक की जो सबसे जो ताकतवर या सबसे एडवांस लड़ाकू विमान मानी जाती थी, वो फ्रांस की मानी जाती थी, राफेल, ठीक है। राफेल, देखिए भारत और फ्रांस के बीच में राफेल समझौता हुआ है ना, भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदा है, और ये अभी तक की एडवांस लड़ाकू विमान थी राफेल 4.5, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कौन सी जनरेशन की थी राफेल दोस्तों, तो ये 4.5 जनरेशन की थी, और ये देखिए 6th जनरेशन की है। इसमें देखा जाए बहुत ही ज्यादा इस लड़ाकू विमान में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि दुश्मन भी इसका पता नहीं लगा सकते, इसको देखा नहीं जा सकता इस लड़ाकू विमान को, ठीक है। तो 6th जनरेशन की ये लड़ाकू विमान है, और अभी तक राफेल ध्यान रखिएगा वो फ्रांस की है, और B-21 जो विमान है एडवांस लड़ाकू विमान, ये अमेरिका की है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र स्थित है। तो देखिए देखा जाए यहाँ पे देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र स्थापित किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में एक जिला है उधमपुर, ठीक है, उधमपुर जिला, और वहां पे उधमपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है मनतलाई, ठीक है, मनतलाई गांव है। उस गांव में जो है इसे स्थापित किया गया। ये मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र का ये संक्रमण क्षेत्र है, ये अपना मनतलाई गांव उधमपुर जिले में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में, और वहीं पे जो है देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में एक जमी हुई झील के नीचे 48,500 वर्ष पुराने ज़ॉम्बी वायरस खोजा गया है। देखिए ज़ॉम्बी वायरस वो होते हैं जो फ्रोजन एरिया में, ठीक है, एक तरीके से जो बर्फीली एरिया होती है, बर्फ से ढका हुआ वो क्षेत्र है, वहां पे ये वायरस होते हैं। ये एक तरीके से सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी कि ये जिंदा रहते हैं, ये एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये सुषुप्त एक तरीके से डोमेंट स्थिति में रहते हैं ज़ॉम्बी वायरस। और अभी ये बहुत पुराना ये वायरस खोजा गया है, किस झील में, कहाँ की झील में, ध्यान रखिएगा रूस की, ठीक है। तो रूस में जो है इसे खोजा गया है, रूस में, और ये बहुत पुराना ज़ॉम्बी वायरस है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। तो भाई भाप से अपने चंद्रमा यान, अपने इंजन को चलाएगा ये, ठीक है। कौन सा देश अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया है सफलतापूर्वक, और ये देश कौन सा है दोस्तों, जापान है, ठीक है। तो जापान ने ये कारनामा किया है। तो जो उसका अंतरिक्ष है एक तरीके से जो वहां पे अंतरिक्ष यान जाएगा, कौन सा, ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है कि कौन सा वो यान है। तो ये भी चीज आप लोग थोड़ा सा देखिए, आप लोग खुद देखिए क्या है, किस तरीके से, थोड़ा सा जाकर के गूगल सर्च करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, डेली करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो करिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन
चीजें आपको खुद देखनी पड़ेंगी, मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चंद्रमा अंतरिक्षयान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक जो इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, वो जापान ने किया है। आइए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करेगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है अलग से डिसेबिलिटी लोगों के लिए, जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए जो है एक तरीके से दिव्यांग डिपार्टमेंट जो बनाया जा रहा है, दिव्यांग विभाग स्थापित किया जा रहा है। कौन से राज्य के द्वारा? तो ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, ठीक है। महाराष्ट्र के जो इस समय सीएम है दोस्तों एकनाथ शिंदे, ठीक है। एकनाथ शिंदे ने ये घोषणा किया है कि यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में अलग से एक दिव्यांग विभाग स्थापित किया जाएगा। और ये इसकी घोषणा कब की गई थी दोस्तों? 3 दिसंबर को किया गया था। 3 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि इसी दिन हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस इस दिन मनाया जाता है और इसीलिए जो है 3 दिसंबर को एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात बोली कि महाराष्ट्र में जो है दिव्यांग विभाग बनाया जाएगा। और ध्यान रखिएगा ऐसा विभाग स्थापित करने वाला ये पहला राज्य है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह का विभाग जो दिव्यांग जनों पर केंद्रित हो, वो ऐसा स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक वैश्विक विमान सुरक्षा रैंकिंग की किस तरीके से दुनिया की जो विमानें हैं वो कितनी सुरक्षित है, इसको आधार रख करके एक रैंकिंग जारी किया है और प्रश्न पूछा है कि इसमें भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन आप देख ही रहे हैं और करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े अगर दोस्तों तो पहला आंसर है 48वां स्थान है भारत का, ठीक है। ध्यान रखिएगा भारत ने काफी सुधार किया है। अगर हम 2018 के डेटा को देखें तो भारत का स्थान देखिए 102वां था, 102 स्थान पे भारत 2018 में था। और वहीं अगर हम 2022 की रैंकिंग देख रहे हैं दोस्तों तो भारत का स्थान क्या हो गया, सुधर करके कितना हो गया है, 48 स्थान पर हो गया है। अगर आपसे पूछे कि कितने देशों में दोस्तों, तो 187 देशों में। अगर आपसे पूछे कि टॉप पे कौन सी कंट्री रही है इस रैंकिंग में, ठीक है, जो ये रैंकिंग जारी की गई है वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग, इस पे टॉप पे ध्यान रखिएगा सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर है। अगर सेकंड नंबर पे यूएई है और थर्ड नंबर पे देखा जाए दोस्तों तो कौन सी कंट्री है, साउथ कोरिया है, ठीक है, साउथ कोरिया है। सिंगापुर पहले नंबर पर है टॉप के मामले में। और अगर हम बात करें इसके बारे में कि कौन सा यहाँ पे जो है किसके द्वारा, तो ये संगठन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये संगठन के बारे में, तो ये जो संगठन है इसको स्थापित किया गया था 1947 में, ठीक है, 1947 में। हेडक्वार्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉन्ट्रियल, ठीक है। मॉन्ट्रियल देखिए बहुत सारी चीजों के लिए भी आपको दिखाई देगा, जो कि कहाँ पे दोस्तों, कनाडा में है, ठीक है, कनाडा में मॉन्ट्रियल है, वहीं पे अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का हेडक्वार्टर है, ठीक है। 1947 में ये बना था और सिंगापुर टॉप पे रहा है वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में। भारत 102 स्थान से जो है सुधार कर अपनी रैंकिंग 48 स्थान पर आ गया, ठीक है। कितनी कंट्री में? 187 कंट्री में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कहां भारत का पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला जो गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया है दोस्तों वो हैदराबाद में किया गया है, ठीक है, हैदराबाद में किया गया है भारत का पहला गोल्ड एटीएम। तो जिस तरीके से आप लोग एटीएम में पैसे निकालते हैं डेबिट और क्रेडिट का यूज करके, उसी तरीके से आप इस गोल्ड एटीएम में क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके जो है सोने के सिक्के निकाल सकते हैं, वो इस एटीएम का एक खासियत है। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो बनाया गया है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीकी विकसित की है। तो समुद्री लहरों से जो बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीकी विकसित की गई है किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की। अगर हम इसके करेक्ट आंसर में चले दोस्तों वो हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के जो शोधकर्ता है उन्होंने जो समुद्र में जो ओशियन वेव्स होती हैं उनका यूज करके क्या बनाया है, एनर्जी जनरेट किया है। अगर हम देखें कि इसका नाम क्या है इस टेक्नोलॉजी का, इस तकनीक का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंधुजा 1।
सिंधुजा वन है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर, यानी कि जो समुद्र की लहरें हैं उन समुद्र की लहरों का इस्तेमाल करके एनर्जी को जनरेट करना, ठीक है, लहरों को किस में कन्वर्ट कर देना, एनर्जी में। और यहाँ पे इसको जो स्थापित किया गया है दोस्तों, तमिलनाडु के जो बंदरगाह जो तट है, क्या नाम है इसका, तूतीकोरिन, ठीक है, तूतीकोरिन तट है, ठीक है, वहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर और 20 मीटर की गहराई में इसको तैनात किया गया, इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो समुद्री लहरों से क्या नाम है, सिंधुजा वन, ये नाम ध्यान रखिएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है, हाल फिलहाल में आए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा जो विकसित किया गया सिंधुजा वन क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है, ठीक है, सिंधुजा वन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, जो आयोजन किया जाएगा ये 12वां है 2023 में। ध्यान रखिएगा फिजी में किया जाएगा। फिजी का एक शहर है नाडी, ठीक है, नाडी में इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा दोस्तों, तो ये 15 से लेकर के 17 फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा, इसी साल है। फिजी के नाडी में इसका जो आयोजन किया जाएगा वो भारत के विदेश मंत्री और फिजी सरकार के सहयोग से किया जाएगा, ठीक है। फिजी में बहुत बड़ी आबादी भारतीयों की है और हिंदी वहां पे देखा जाए तीसरी उनकी आधिकारिक भाषा भी फिजी की, ठीक है, फिजी। ध्यान रखिएगा फिजी के नाडी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मंडूस का नामकरण किस देश ने किया है। तो देखिए मंडूस चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा चक्रवाती तूफान मंडूस कहाँ बना था, तो बे ऑफ बंगाल में बना था। तो इसका जो नामकरण दोस्तों किया गया है वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है, यूएई के द्वारा किया गया है। और ये जो है हमारे जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट से जुड़े हुए जो राज्य हैं उनको इस चक्रवात ने प्रभावित किया था। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था मंडूस, तो मंडूस भी ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी। देखिए जब भी जो है इस तरह का पहली महिला किसी चीज की अध्यक्ष बनती है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है दोस्तों, मेघना अहलावत, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। मेघना अहलावत जो है वो पहली महिला सदर अध्यक्ष बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े, अगला प्रश्न है हमारा कि आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी की गई दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत किस स्थान पे है। तो देखिएगा पासपोर्ट सूची से रिलेटेड देखिए 2 संस्थाएं रिपोर्ट जारी करती हैं, ठीक है, मजबूत पासपोर्ट की स्थिति में। एक तो आपने देखा आर्ट एंड कैपिटल, एक की बात करें दोस्तों तो देखिए एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था हानले, ठीक है, हैनले एंड पार्टनर्स। तो आपसे देखिए पूछा जा सकता है कि हैनले एंड पार्टनर्स की तरफ से दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट में कौन है। यहाँ पे आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा पूछा गया है कि दुनिया को जो सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची जारी की गई है उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आप देख ही रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जो है वो है 87, ठीक है। भारत का जो स्थान है सबसे मजबूत पासपोर्ट की स्थिति में दुनिया में आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार तो 87 है। कितने कंट्री में अगर आपसे पूछ दे तो 139। वहीं अगर आपसे पूछे कि आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस कंट्री का है तो वो ध्यान रखिएगा यूएई का है, ठीक है, यूएई पहले स्थान पे है। जिसको फॉलो कौन कर रहा है दोस्तों, जर्मनी कर रहा है, जर्मनी दूसरे स्थान पे है। फिर ध्यान रखिएगा स्वीडन जो है वो तीसरे स्थान पर है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार पूछा जाए सबसे खराब पासपोर्ट किसका है दोस्तों तो अफगानिस्तान का है। ध्यान रखिएगा पाकिस्तान का अगर पूछा जाए पाकिस्तान किस स्थान पर है तो 94, ठीक है, भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताएगी। और वहीं अगर जापान के बारे में बोला गया है कि जापान जो है वो 24वें स्थान पर है और अब जो है आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट। लेकिन वही हैनले एंड पार्टनर्स में देखा जाए तो जापान की स्थिति जो है फर्स्ट पे आ जाती है। जापान जो है
वो पहले स्थान पे आ जाता है। जापान और सिंगापुर वो पहले स्थान पे आ जाते हैं हैंडले एंड पासपोर्ट। और वही आर्टन कैपिटल में जापान की स्थिति 24वें स्थान पर है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, भारत को 87वां स्थान मिला है 139 कंट्रीज में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया है? तो देखिए, पिनराई विजयन ने जो भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का जो उद्घाटन किया है वो किया है केरल में किया है। केरल के ये मुख्यमंत्री हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे स्टेट भी पूछ दे तो किस राज्य में भारत के पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया है? केरल में किया गया है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पे पिनराई विजयन है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा किसे मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मधुमेह संघ के द्वारा जो मधुमेह जो डायबिटीज रोग है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, एक वैश्विक राजदूत के रूप में जो नामित किया गया है वो किया गया है शेख हसीना को। शेख हसीना दोस्तों बांग्लादेश की पीएम है। ठीक है, बांग्लादेश की पीएम है ये शेख हसीना। ठीक है, इन्हीं को जो है वैश्विक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है मधुमेह के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक आयोजन किया गया था, कहाँ पे? लिस्बन में। ठीक है, लिस्बन जो कि कैपिटल है किसकी दोस्तों? पुर्तगाल की। पुर्तगाल की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल की कैपिटल है। और यहाँ पे जो है विश्व मधुमेह कांग्रेस का आयोजन किया गया है। विश्व मधुमेह कांग्रेस 2022 उसका आयोजन किया गया। और इसी के दौरान, इसी उद्घाटन समारोह के दौरान अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के द्वारा जो है शेख हसीना को वैश्विक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया मधुमेह के लिए। और ये ध्यान रखिएगा, ये शेख हसीना मधुमेह के लिए पहली वैश्विक राजदूत है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली वैश्विक राजदूत है ये, पहली, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में बायोडायवर्सिटी पर कोप 15 का आयोजन किया गया? देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी लिख दूं कोप 19, कोप 27, देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अलग है। यहाँ पे पूछा गया है बायोडायवर्सिटी पर। ठीक है, तो जैव विविधता पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ वो 15 था। और इसका जो आयोजन किया गया है दोस्तों वो किया गया है कनाडा में। ठीक है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया, मॉन्ट्रियल में। और इसकी जो अध्यक्षता की गई है वो चीन के द्वारा। ठीक है, तो चीन की अध्यक्षता में बायोडायवर्सिटी पर कोप 15 का आयोजन मॉन्ट्रियल में किया गया, कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा ये भी चीज ध्यान रखिए, इसका 7 से 19 दिसंबर तक किया गया था। ठीक है, 7 से लेकर के 19 दिसंबर के बीच में किया गया था। कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे देखिए यूनाइटेड नेशन का UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो से रिलेटेड यानी कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस किया जाता है वो इस बार किया गया है, कोप 27 था। कहाँ पे किया गया है दोस्तों? इजिप्ट में। इजिप्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा स्थान है? शर्म अल शेख। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शर्म अल शेख। कहाँ पे दोस्तों? इजिप्ट में। ठीक है, इजिप्ट में किया गया है कोप 27। ये देखिए कोप 15 था, इजिप्ट में किया गया। वहीं पे देखिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है, साइट्स पे रिलेटेड, साइट्स, ठीक है, कोप क्या हुआ है? 19। देखिए ये कंफ्यूज नहीं होना है, साइट्स यानी कि क्या हो गया? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। जो इंडेंजर स्पीसीज होती हैं, जो किससे? फ्लोरा से रिलेटेड, फोना से रिलेटेड, जीव जंतु, पौधे पक्षियों से रिलेटेड, उनके क्या है, उनके ट्रेड को रोकने के लिए ये एक साइट्स बनाया गया, साइट्स। इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ है इस साल वो कोप 19 हुआ है। और कोप 19 जो था वो कहाँ पे हुआ है? पनामा। ठीक है, पनामा की कैपिटल पनामा सिटी में आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कोप 15 कनाडा के मॉन्ट्रियल में, कोप 27 UNFCCC से रिलेटेड था इजिप्ट के शर्म अल शेख में, और साइट से रिलेटेड कोप 19 हुआ है पनामा की कैपिटल पनामा सिटी में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कोप 15 को अध्यक्षता चीन ने किया है, चीन की अध्यक्षता में हुआ है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि इसके बारे में अभी आगे फिर से बात करेंगे, कौन सा फ्रेमवर्क अपनाया गया।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार G20 बैठक के वित्त ट्रैक एजेंडे के तहत पहली बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वित्त ट्रैक एजेंडे के रूप में जो पहली बैठक आयोजित की जा रही है G20 के जो वित्त ट्रैक एजेंडा है, कहां पे दोस्तों? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, मुंबई में या फिर चेन्नई में। दोस्तों करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में, ठीक है, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है, भारत ने 2023 में जो है G20 की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है, मेजबानी। और यहाँ पे जो है जो इसकी ये जो G20 के वित्त ट्रैक एजेंडे की जो पहली बैठक आयोजित की जाएगी है बेंगलुरु में, उसको किसके द्वारा? तो यहाँ पे केंद्रीय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और साथ में साथ देखा जाए आरबीआई के सहयोग से किया गया है। वहीं देखिए, भारत 2023 में जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है। 2022 की इंडोनेशिया ने किया था। आधिकारिक तौर पे इसने 1 दिसंबर से अध्यक्षता को ग्रहण किया। और ध्यान रखिएगा 2023 में न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में सितंबर में भारत क्या कर रहा है? इस G20 शिखर सम्मेलन की जो है आयोजन करेगा। शिखर सम्मेलन, इस बैठक का आयोजन करेगा भारत, ठीक है, सितंबर में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का विस्तार 1 वर्ष तक कर दिया है। ठीक है, किस वर्ष तक? माफ करिएगा, यहाँ पे जो है इस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का विस्तार केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। ऑप्शंस की तरफ चलें दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2022। देखिए मार्च 2022 में इसको समाप्त होने वाला था ये योजना, इसको बढ़ा करके दिसंबर 2024 कर दिया है। ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2024। ठीक है, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे रिलेटेड है, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर का आत्मनिर्भर योजना का आत्मनिर्भर योजना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। इसका जो शुरुआत दोस्तों किया गया था वो जून में किया गया था। इस योजना का 1 जून को किया गया था, 2020 में किया गया था इसकी शुरुआत। ये जो जितने भी जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुरुआत किया गया था 2020 में। इसका समय जो था पहले मार्च 2022 था, जिसको केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया, दिसंबर 2024 कर दिया है। तो योजना के बारे में इन डिटेल और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि किस मंत्रालय से जुड़ी हुई ये योजना है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला जो पहला राज्य बन गया है दोस्तों, वो बन गया है तमिलनाडु। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें हमें इन डेप्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। तमिलनाडु जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में आम आदमी पार्टी भारत की कौन से क्रम की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसे मिल गया है। जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस रही है गुजरात में और यहाँ पे गोवा में और पंजाब में, तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। पंजाब और दिल्ली में तो इन्हीं की सरकार है। गोवा में जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंस इनकी रही है और गुजरात में, उसके आधार पे यहाँ पे जो चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है और ये 9वें नंबर की पार्टी है। ठीक है, 9वें नंबर की पार्टी। इसके पहले 8 पार्टियां थी जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया था। चुनाव आयोग ही है जो किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी का दर्जा देती है, और जब इसको दर्जा मिल जाता है तो ये जो है राष्ट्रीय पार्टी के आधार पे ये अपने हर राज्यों में अपने चुनाव का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, चुनाव चिन्हों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये जो चुनाव चिन्ह है, ठीक है, चुनाव चिन्ह किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी और जो है राज्य पार्टी बनने के लिए कुछ नियम शर्तें होती हैं। उन नियम शर्तों का जो उल्लेख किया गया है वो ध्यान रखिएगा। तो चुनाव चिन्ह देखिए वो हमारे संविधान में नहीं है। चुनाव चिन्ह, ठीक है, आरक्षण एवं आवंटन, ठीक है, आरक्षण एवं आवंटन अधिनियम, ठीक है, माफ करिएगा, आदेश 1968, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1968,
ठीक है। इसी के तहत जो है किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है, इसी में वो शर्तें निहित है और इसी के आधार पर चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग के द्वारा ये दर्जा दिया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का जो आयोजन किया जाएगा मुंबई में, श्रीनगर में, बेंगलुरु में, भोपाल में। कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहा करिए दोस्तों आप सभी लोग। करेक्ट आंसर इज डी, भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 8वां संस्करण है। ठीक है, ये 8वां संस्करण है, 8वां संस्करण है। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 8वां संस्करण, इसी जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के आई स्पेस विश्व का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो ये देखिएगा ये किस देश का आई स्पेस है जिसने विश्व का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? चीन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो वो जापान है। ठीक है, जापान का ये है आई स्पेस जिसने विश्व का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। और इसका एक मिशन, किस मिशन के तहत, वो मिशन का नाम ध्यान रखिएगा, तो हकुटा। ठीक है, हकुटो आर। ठीक है, हकुटो आर मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया है। हकुटो देखिए वहां पे ना, इसको एक सफेद खरगोश को कहा जाता है वहां पे जापान में। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है एक खरगोश है जिसका नाम हकुटो है, वो चांद पे रहता है, इसीलिए इस मिशन को हकुटो आर मिशन कहा गया है। और आई स्पेस विश्व का ये पहला कॉमर्शियल मून लैंडर बन गया है जापान का। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश भविष्य में धूम्रपान पर प्रतिबंध हेतु दुनिया का पहला कानून पास किया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो है पूरी तरीके से वो देश जो है धूम्रपान को प्रतिबंधित करना चाहता है। 2025 तक वो पूरी तरीके से धूम्रपान सिगरेट पे प्रतिबंध भी लगा देगा। और इसी चीज को लिए उसने एक कानून पारित किया है धूम्रपान को रोकने के लिए। और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड की सरकार ने किया है। इस कानून के मुताबिक देखा जाए तो वहां पे जितने भी लोग जो 2009, ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए हैं, वो ना तो अब कोई सिगरेट को बेच सकते हैं, ना तो तंबाकू को बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं। यहाँ पे वो नियम लाया गया है। ठीक है, तो पूरी तरीके से जो है आगे चल करके इस देश में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, 2025 जो है निर्धारित किया गया कि सिगरेट को न्यूजीलैंड में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और उसी की तरफ ये एक कदम है, वहां पे ये एक कानून लाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुजरात है, महाराष्ट्र, असम, मेघालय। ऑप्शंस आप देख ही रहे हैं और करेक्ट आंसर इज डी, मेघालय को जो है मेघालय की सरकार के, वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा जो टीबी नियंत्रण के लिए कार्य किया गया, उसके लिए जो है मेघालय राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि संस्कृत मंत्रालय के द्वारा कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए ये बन जाता है, जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं संस्कृत मंत्रालय के द्वारा, वो किए गए हैं 7। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि जितने भी जो देश भर में एक तरीके से कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित करना और साथ ही साथ ना सिर्फ संरक्षित बल्कि उसको बढ़ावा देना। इसके लिए जो 7 केंद्र स्थापित किए गए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ? एक तो पटियाला, ठीक है, ये चीज लिख लीजिएगा, पटियाला। दूसरे की बात दोस्तों किया जाए तो नागपुर, ठीक है, महाराष्ट्र नागपुर। फिर यहाँ पे देखा जाए तो उदयपुर, ठीक है, उदयपुर में। फिर यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी ये एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर बात किया जाए दोस्तों कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। अगला देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे, ठीक है, कौन? दीमापुर, ठीक है, दीमापुर। और उसके बाद बात किया जाए तो तंजावुर। ठीक है, तो ये 7 जो है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी ये सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो कला, संस्कृति और शिल्प को एक तरीके से इसको बढ़ावा देने, इसको संरक्षित करने के लिए। ठीक है,
मंत्रालय भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग प्राप्त है? देखिए जीआई टैग से रिलेटेड ये प्रश्न है, इस पे हम डायरेक्ट चलते हैं। ये तेलंगाना का है, ये ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम है और इसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग से रिलेटेड सारी चीजें आप लोग रिवीजन कर लीजिए। कोशिश करूंगी कि एक ही साथ कोई ऐसा वीडियो लेके आऊं जिसमें आपकी सारी जो है जीआई टैग रिवीजन हो जाए, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और किस देश की सेना के बीच काजिंद अभ्यास का छठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? देखिए काजिंद अभ्यास जो हो रहा है भारत और किस देश के बीच में किया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कजाकिस्तान, नाम से पता चल रहा है काजिंद यानी कि कजाकिस्तान और भारत की सेना के बीच अभ्यास होता है जिसका नाम है काजिंद। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो है अभ्यास हुआ है, ये 2022 का अभ्यास था। कौन सा संस्करण था? देखिए संस्करण ध्यान रखिएगा, ये छठा संस्करण था। कहाँ पे आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये मेघालय में आयोजित किया गया। मेघालय का स्थान है उमरोई में किया गया है। उमरोई मेघालय में है। ये भी ध्यान रखिएगा, प्लेस उत्तर मतलब ये इंडिया में ही किया गया है। इस अभ्यास की शुरुआत 2016 में की गई थी, ठीक है। तब इसे किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, प्रबल दोस्तिक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और फिर इसको अपग्रेड किया गया और आगे चल करके इसका नाम काजिंद हो गया, ठीक है, काजिंद अभ्यास, ठीक है। और इसको 2018 में इसका नाम बदल गया था। 2018 में नाम बदल के क्या कर दिया गया? काजिंद अभ्यास कर दिया गया। और इस साल 2022 का जो हुआ था वो उमरोई मेघालय में हुआ था। अगला कि भारत ने 19वें अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये ध्यान रखिएगा, भारत ने पहला स्थान हासिल किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये 19वां जो अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड का जो आयोजन हुआ है वो कोलंबिया में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोलंबिया का स्थान बोगोटा, ठीक है, बोगोटा में आयोजित किया गया था जिसमें भारत का स्थान क्या था दोस्तों? पहला था, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इराक को पीछे छोड़कर हाल ही में कौन सा देश पहली बार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? देखिए पहले सबसे बड़ा जो तेल आपूर्तिकर्ता देश था भारत के लिए वो इराक था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए वो इराक को पीछे छोड़कर के रूस जो है सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम योजना को जो नाम बदल करके कर दिया गया है वो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना कर दिया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री विकास योजना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, विकास का संवर्धन योजना कर दिया गया है। और ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना, ये ध्यान रखिएगा, ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा लगभग 5 योजनाएं जो पहले से चलाई जा रही थी उन योजनाओं को एक करके मिला करके बनाया गया है। वो 5 योजनाएं कौन थी ये आप लिख लो। सीखो और कमाओ, ध्यान रखिएगा, मैं बोलती जा रही हूँ, लिखो, सीखो और कमाओ, ठीक है। और कौन सी योजना? उस्ताद योजना, ठीक है, उस्ताद योजना की बात किया जाए। और हमारी धरोहर, ठीक है, हमारी धरोहर। और अगर बात किया जाए नई रोशनी, ठीक है, नई रोशनी के बाद देखा जाए नई मंजिल, ठीक है, नई मंजिल। ये 5 जो है पूर्ववर्ती योजनाएं थी उनको मिला करके एक एकीकृत योजना बनाया गया है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। इसको पहले प्रधानमंत्री कौशल को काम योजना जाना जाता था कार्यक्रम, और इसको बदल दिया गया है। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो कैबिनेट ने जो है मंजूरी दी है कितनी अवधि के लिए दोस्तों? तो ये 15वां जो वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, जो कि 2020 से लेकर के 2025, ठीक है, इतने जो है समय के अवधि के दौरान के लिए इस कार्य योजना को, इस कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वीके सिंह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनके सिंह है ये, एनके सिंह, मैंने वीके सिंह बोल दिया, एनके सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है।
और अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये जो है एक तरीके से ये कार्यक्रम जो शुरू किया गया है प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम, तो ये अल्पसंख्यक लोग हैं, विशेष करके जो कारीगर समुदाय हैं उनकी आजीविका में सुधार लाना, किस तरीके से उनके कौशल विकास करके उनको शिक्षा के माध्यम से महिला नेतृत्व करके उद्यमिता के जो घटक है उनको बढ़ावा दे करके एक तरीके से अल्पसंख्यकों के जो कारीगर समुदाय है उनकी आजीविका को बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? तो पुनर्जीवित कार्यक्रम में जो शामिल किया गया है वो नमामि गंगे कार्यक्रम को शामिल किया गया है 10 विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेटकॉम उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा? तो देखिए ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला जो पहला देश दोस्तों होगा वो है भारत। तो जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने ये बताया कि भारत जो है विश्व का पहला देश होगा जो सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। ठीक है, ये चीज है। अगला, निम्न में से कौन सा देश 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो ये फुटबॉल क्लब विश्व कप होने वाला है उसकी मेजबानी जो 2023 में कर रहा है वो मोरक्को कर रहा है, अफ्रीका का देश मोरक्को कर रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो है टूर्नामेंट जो होगा वो होगा 1 से लेकर के, ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर के 11 फरवरी 2023 में ये टूर्नामेंट होगा। ठीक है, जिसकी मेजबानी मोरक्को करने जा रहा है। मोरक्को ऐसा नहीं कि पहली बार इसकी मेजबानी करेगा, मोरक्को इसके पहले 2013 में भी किया था और 2014 में भी इसकी मेजबानी किया था, फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 का कहाँ हुआ था, फरवरी 2022 में जो हुआ था ये फुटबॉल विश्व कप क्लब जो आपका फुटबॉल क्लब विश्व कप हुआ था उसकी मेजबानी जो किया गया था वो यूएई के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा मोरक्को इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये अफ्रीका का पहला ऐसा देश है जो फीफा विश्व कप में सेमीफाइनल में पहुंचा था। दुर्भाग्यवश ये फ्रांस से हार गया। ठीक है, तो सेमीफाइनल तक पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो मोरक्को है। ठीक है, अभी हम लोग फीफा के बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे। अगली बात करें कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 में कहां आयोजित किया जाएगा? अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु में जो है भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय मूल की लियो वाडरकर किस देश के प्रधानमंत्री बने? देखिए प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भारतीय मूल के हैं लियो वाडरकर, और ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। लियो वाडरकर जो हैं ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और ये ध्यान रखिएगा भारतीय मूल के हैं। ठीक है, भारतीय मूल के। आइए अगर आपसे पूछ दिया जाए आयरलैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों, तो डबलिन। देखिए ये भी चीज ध्यान रखिए, अगर ये कैपिटल पूछता है, करेंसी अगर आपसे पूछ दिया जाए तो यूरो जो है वो इसकी करेंसी है। अगर यहाँ के पूछा गया कि संसद को क्या कहा जाता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ओई। ठीक है, ओई रेस्टस जो है वो आयरलैंड की संसद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी यहाँ पे स्केप टनल पूरी की है। इस टनल की लंबाई कितनी है? तो ये भारत की सबसे लंबी स्केप टनल है जिसको भारतीय रेलवे ने अभी इसका कार्य पूरा किया है। इस टनल की लंबाई देखिए क्या है, 12.89 किलोमीटर है। और ध्यान रखिएगा ये एक स्केप टनल, यानी स्केप मतलब होता है ना बच के निकलना। अगर कोई ऐसी आपदा वाली स्थिति आ गई तो आपदा वाली स्थिति में या फिर बचाव में और बहाली कार्य को पूरा करने के लिए इस स्केप टनल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और ये कितनी लंबी है? 12.89 किलोमीटर लंबी है। और ये किस लिंक का हिस्सा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर जिला भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो उधमपुर, ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो उधमपुर के बाद श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर और फिर बारामूला रेल लिंक परियोजना का ये हिस्सा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, रेल लिंक परियोजना का ये हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक वैज्ञानिक प्रकाशन रैंकिंग में
भारत 7वें स्थान से किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये प्रकाशन रैंकिंग थी, वैश्विक प्रकाशन, वैज्ञानिक प्रकाशन, जो विज्ञान से संबंधित, जो वैज्ञानिक क्षेत्र में, जो रिसर्च के क्षेत्र में जो कार्य होता है उसका जो प्रकाशन होता है, उसमें भारत का जो स्थान है वो पहले 7वां हुआ करता था, जो पहुंच करके कितना हो गया दोस्तों? 3रा हो गया। तो भारत जो है वैश्विक वैज्ञानिक प्रकाशन रैंकिंग में 7वें से 3रे स्थान पर आ गया है। अगर हम बात करें कि इस प्रकाशन, इस रैंकिंग को जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये एक यूएसए की फाउंडेशन है, ध्यान रखिएगा, यूएसए की फाउंडेशन है जिसका नाम है नेशनल फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल साइंस फाउंडेशन। ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन का जो विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक है उसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और यहाँ पे जो है वैज्ञानिक प्रकाशनों में विश्व स्तर में जो भारत का स्थान 7वें से कितना हो गया है दोस्तों? 3रा हो गया। 2010 में भारत जो था वो 7वां था। ठीक है, 7वें स्थान पे था। और ध्यान रखिएगा 2020 के लिए रिपोर्ट जारी की गई, भारत 3रे स्थान पर आ गया। ठीक है, 3रा स्थान है भारत का, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 का विजेता? देखिए, फीफा के बारे में अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, फीफा के बारे में अच्छे से। ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। तो फीफा विश्व कप 2022 का जो विजेता बना है दोस्तों, वो बना है अर्जेंटीना। किसको हरा करके? स्पेन को हरा करके। तो जो फाइनल का मैच था दोस्तों, वो अर्जेंटीना और फीफा के बीच में था, और विजेता जो बनी है वो अर्जेंटीना बनी है। ठीक है, विजेता टीम रही है। अगर हम बात करें कि फीफा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो कतर में किया गया था, कतर में। ठीक है, फाइनल का जो मैच खेला गया है वो कतर का स्टेडियम है, ध्यान रखिएगा, लुसेल स्टेडियम। देखिए, स्टेडियम वगैरह भी पूछा जाता है, तो लुसेल स्टेडियम में जो है इसका फाइनल मैच खेला गया है। और इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो फाइनल की ट्रॉफी था उसका जो अनावरण किया गया है वो किया गया है दीपिका पादुकोणे के द्वारा, जो भारतीय अभिनेत्री हैं। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, दीपिका पादुकोणे के द्वारा जो है फाइनल की ट्रॉफी को क्या किया गया? अनावरण किया गया है। और जो कि इतने बड़े दर्शकों वाला ये खेल मैच, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फीफा को सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ये गेम है, और इतना बड़ा सम्मान पाने वाली ये पहली जो है अभिनेत्री बनी है। ठीक है, दीपिका पादुकोणे। फाइनल में बात करें तो फीफा को में जो है अर्जेंटीना जीती है। ठीक है, अर्जेंटीना जो है पहली बार इसने इस मैच को नहीं जीता, इसके पहले भी अर्जेंटीना विजेता रही थी। कब? 1978 में, और ध्यान रखिएगा 1986 में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो इसके खिलाड़ी हैं, ठीक है, लियोनेल मेसी, उनके समय में ये पहला मैच खेला गया था, और ये पहली बार अर्जेंटीना जीती है लियोनेल मेसी के समय में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा फाइनल में, और ये 3री बार जीती है अर्जेंटीना फीफा विश्व कप। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये कतर में हुआ था, और कतर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अरब का पहला ऐसा ये देश है जिसने फीफा को क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया, फीफा को क्या किया? फीफा का आयोजन किया। अगर हम देखें 2026 का फीफा कहाँ होने वाला है, तो 3 देशों के द्वारा 2026 में फीफा इवेंट जो है कराया जाएगा। एक तो आपका कनाडा, ठीक है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये 3 कंट्री मिलकर के फीफा का आयोजन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिसेस वर्ल्ड का देखिए प्रतियोगिता हुई थी, और 2022 का खिताब भारत के नाम हुआ है, सरगम कौशल ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि भारत जो है 21 साल के बाद फिर से जो है इस खिताब को जीता है, विजेता बना है मिसेस वर्ल्ड खिताब। 21 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा है। और ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो है इस प्रतियोगिता को जीता था, देखिए 2001 में जीता था, वो पहली जो है भारतीय बनी थी जो मिसेस वर्ल्ड बनी थी, जिनका नाम था डॉक्टर अदिति। ठीक है, डॉक्टर अदिति गोवित्री। ठीक है, गोवित्रिकर। तो डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर जो है यह क्राउन जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला थी। और अभी वास्तव जो है 21 साल के बाद भारत पुनः जो है मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता है। कौन बना है मिसेस वर्ल्ड 2022? सरगम कौशल। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख
समिति की 63वें सत्र का आयोजन किस राज्य में हुआ है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है, लखनऊ में किया गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति की जो 73वीं बैठक थी, सत्र था, उसमें इसका जो है आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब प्राप्त हुआ है? तो पेटा इंडिया 2022 के द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है वो है सोनाक्षी सिन्हा। इन्होंने एक तरीके से जो चमड़े का जो फैशन के लिए जो जानवरों की बलि दे दी जाती है, जानवरों की हत्या की जाती है, वध किया जाता है जानवरों को, उनके चमड़े का इस्तेमाल करने के लिए फैशन जगत में उसके तरीके से उसके खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया, ठीक है। पेटा के द्वारा जो है अभियान जो चलाया गया था उनमें इन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने अपने एक तरीके से जो इनके फॉलोवर्स हैं उनसे भी इन्होंने एक तरीके से अपील किया कि वो भी जो है इन जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कार्य करें। इन सबको ध्यान में रखते हुए पेटा इंडिया ने 2022 का पर्सन ऑफ द खिताब दिया है, वो सोनाक्षी सिन्हा को दिया है। इसके पहले 2021 का आलिया भट्ट को मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो गृह प्रवेश कार्यक्रम की जो शुरुआत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो त्रिपुरा में किया गया है, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला, ठीक है, अगरतला में इसका आयोजन किया गया है। और ये देखा जाए तो ये जितने भी कौन कौन से लाभार्थी इसमें शामिल होंगे, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उन्हीं को जो है कार्यक्रम में ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो शुरुआत किया गया है अगरतला में गृह प्रवेश कार्यक्रम, उसके वो लाभार्थी होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2022 में दुनिया का सबसे अधिक लिखा जाने वाला एथलीट कौन बन गया है? तो देखिए ये है नीरज चोपड़ा, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट, और इन्होंने जो देखा जाए ये दुनिया के सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बन गए हैं। इनके नाम का जो लेख देखा जाए तो 812 लेख। इसके पहले देखिए ये जमाइका के जो उसेन बोल्ट थे उनके नाम ये था, ये दर्ज। और अब देखा जाए ये दुनिया में सबसे अधिक लिखे जाने वाले जो एथलीट बन गए हैं वो है नीरज चोपड़ा। अगला है भारत ने किस देश को हरा करके FIH महिला नेशन कप 2022 जीता है, ठीक है। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। और यहाँ पे किस देश को हरा करके महिला नेशन कप जीता है भारत ने? तो स्पेन को हरा करके, ठीक है। स्पेन में ही इसका आयोजन किया गया था 2022 में, और स्पेन का एक शहर है जिसका नाम है वालेंशिया, ठीक है। स्पेन के वालेंशिया में FIH महिला नेशन कप 2022 का आयोजन हुआ। भारत ने स्पेन को हरा करके ये कप जीत लिया, और इसी के साथ साथ जो 2023-24 का FIH हॉकी महिला प्रो लीग होने वाला है, उसमें भारत ने अपनी जगह बना ली है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? तो ये 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जिसका नाम है वागीर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट 75 चलाया गया, प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है स्कॉर्पियन जो है डिजाइन की 5 पनडुब्बियों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें से 5वां देखिए वागीर है, और जिसको हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू किया है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना देखिए ये राज्य सरकार जो है लगातार अपने क्षेत्र में नागरिकों के बीच में शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है कई तरीकों से। इसी के तहत जो है राज्य के संरक्षण में एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, और इस योजना को जो प्रारंभ किया गया है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वो किया गया है तमिलनाडु के सरकार के द्वारा, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी बनाया है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए बनाया है जो सरकार द्वारा संचालित लाइब्रेरी में नहीं जा पाते या सक्षम नहीं, जैसे कि विकलांग हो गए, बच्चे हो गए, हॉस्पिटल में जो मरीज हो गए वो लाइब्रेरी नहीं जा पाते, तो लाइब्रेरी ही उन तक पहुंच जाएगी। इसके लिए जो है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना प्रारंभ की गई है तमिलनाडु सरकार का। उद्देश्य क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा।
अगला प्रश्न है हमारा कि 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये 12वां, ध्यान रखिए 13वीं जो है विश्व व्यापार संगठन जो मंत्री स्तरीय बैठक है उसकी मेजबानी की जाएगी दोस्तों यूएई के द्वारा की जाएगी। ठीक है, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा किया जाएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे बारे में जो विश्व व्यापार संगठन जो अभी 2022-24 में होगा, देखिए इस साल जो 2022 में हुआ था, ठीक है, 2 साल के अंतराल पे जो होता है ये, और 2022 का जो हुआ था दोस्तों वो भी ध्यान रखिएगा। जो 12वां विश्व व्यापार संगठन का जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी 12वीं, वो कहाँ हुई थी दोस्तों? जेनेवा में हुई थी। ठीक है, जेनेवा में हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। अब बात कर लेते हैं WTO के बारे में। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा संगठन आ रहा है तो संगठन भी रिवाइज कर ले रहे हैं। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन आ गया है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों बात किया जाए जो कि स्टैब्लिश कब हुआ था दोस्तों? अगर बात किया जाए तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी, ठीक है, 1995 में हुआ था। किसके स्थान पे हुआ था दोस्तों? गेट के स्थान पे हुआ था। गेट की अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफ, यहाँ पे टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ एंड गेट को ही जो कि 1948 में अस्तित्व में आया था, उसी के स्थान पे 1995 1 जनवरी 1995 में WTO को लाया गया। WTO के अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए दोस्तों, कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में ही है, और जहां पे 12वां जो है विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई थी। सदस्य देशों की बात किया जाए तो जो मेंबर्स है दोस्तों वो कितने हैं? इसमें 164 मेंबर्स हैं। महानिदेशक देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया था कि किस देश के हैं ये WTO के, तो देखिए इनका नाम थोड़ा बड़ा है, तो इनका नाम देखिए डॉक्टर न्योनजी यहाँ पे, ठीक है, डॉक्टर ड्योजी ओकोनजी, ठीक है, ओकोनजी, ये WTO के महानिदेशक है। इवेला, ठीक है, इवेला है, ये कहाँ के हैं? ये नाइजीरिया के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा नाइजीरिया के हैं ये, और ये WTO के महानिदेशक हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2015 माफ करिएगा COP15 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा को अपनाया गया? देखिए अभी हम लोगों ने COP15 पढ़ा, जो कि कहाँ पे दोस्तों हुआ था? इसका आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था, है ना। अभी हम लोगों ने देखा था कनाडा के मॉन्ट्रियल में किसकी अध्यक्षता में? चीन की अध्यक्षता में, चीन अध्यक्ष था। ठीक है, और चीन ही में यह स्थान है कुनमिंग। देखिए कुनमिंग में होना तो हुआ नहीं, और मॉन्ट्रियल कहाँ पे दोस्तों? कनाडा में है। तो इसीलिए देखा जाए COP15 में एक फ्रेमवर्क को अपनाया गया है जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, GBF यानी कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा अपनाया गया, COP15 में अपनाया गया है। ठीक है, और ये कहाँ अपनाया गया, किस देश में आयोजित हुआ था, यही पूछा जा रहा है। तो कनाडा में आयोजित हुआ था, कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ था। अगर इस फ्रेमवर्क की बात किया जाए दोस्तों, तो इस फ्रेमवर्क में देखा जाए 23 लक्ष्य हैं जो कि कब तक हासिल करना है विश्व के द्वारा? 2030। तो 23 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो कि 2030 तक हासिल करना है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे में, फ्रेमवर्क के तहत। ठीक है, ये चीज। तो COP15 कहाँ पे? कनाडा के मॉन्ट्रियल में, अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसीलिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क अपनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों की किस राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? ऑस्टिन यूनिवर्सिटी दोस्तों USA में है। ठीक है, USA में है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए समझौता किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, इसलिए ये प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये 36वीं जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो 2023 में होने वाली है, उसकी मेजबानी देखिए भारत करने जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीज भारत में होने जा रही है सारी चीजों को यहाँ पे शामिल किया गया है। भारत में जो होने वाली है ये मार्च में होने जा रहा है दोस्तों, मार्च में। ठीक है, मार्च 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा, और कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन होगा, भारत में नई दिल्ली में। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में होने जा रहा है।
है ना। अगर आपसे यही पूछे कि 35वीं कहाँ हुई थी 2022 की, ध्यान रखिएगा जो 35वां हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जो 23वां तो होने ही जा रहा है भारत में, नई दिल्ली में, मंगोलिया में हुआ था, ठीक है। तो मंगोलिया में हुआ था 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, और अभी जो है 36वीं जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में होने जा रहा है, मार्च में नई दिल्ली में होने जा रहा है, ठीक है। आइए अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की उनाकोटू रॉक कट मूर्ति यूनेस्को की धरोहर स्थलों की टेंटिव सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो ये उनाकोटी जो रॉक कट मूर्तियां हैं, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कहाँ की है, त्रिपुरा की है, ठीक है। तो त्रिपुरा की है ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इस साल की बात किया जाए तो भारत के जो है 3 सांस्कृतिक स्थल है, धरोहर है, जिनको जो है यूनेस्को की धरोहर स्थल की टेंटिव सूची में शामिल किया गया है। 3 कौन कौन से, ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से। तो आपका मोढेरा, ठीक है, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखिएगा जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में, ठीक है, सूर्य मंदिर गुजरात। वही बात किया जाए तो दूसरा है एक गुजरात का ही है ये, तो गुजरात का जो ऐतिहासिक वडनगर है, ठीक है, गुजरात का ऐतिहासिक वडनगर, ठीक है, वडनगर। और तीसरा स्थल है उन्नाकोटी रॉक कट मूर्तियां जो कि त्रिपुरा की हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ भारत में जो है, अब भारत में यूनेस्को की जो टेंटिव सूची में कितने स्थल हो गए दोस्तों, तो 52 स्थल हो गए, ये चीज ध्यान रखिएगा, टेंटिव, ठीक है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने से पहले एक टेंटिव सूची बनाई जाती है, भारत सरकार के द्वारा क्षेत्र नाम दिए जाते हैं उन सांस्कृतिक स्थलों को जिनको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करना होता है। तो अभी भारत के 3 जो है स्थल है, उन्नाकोटी रॉक कट मूर्तियां त्रिपुरा की, मोढेरा सूर्य मंदिर, और गुजरात का ऐतिहासिक नगर वडनगर जो है बताया गया, शामिल किया गया, जो है 52 जो है स्थल है जो यूनेस्को धरोहर की टेंटिव सूची में शामिल किए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट पर महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव की जो मेजबानी कर रहा है, कौन सा राज्य कर रहा है दोस्तों, केरल कर रहा है, क्योंकि केरल का जो बेकल वहां पे है समुद्र तट, वहां पे जो है अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव की मेजबानी की गई है केरल। ज्यादा में डेप्थ नहीं जाना, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 74 वर्षों में किस देश पर अपना पहला प्रस्ताव पारित किया है। तो जब से भाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन हुआ तब से यानी कि 74 वर्षों में देखा जब पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपना पहला प्रस्ताव पारित किया है। और किस देश के ऊपर यह प्रस्ताव आया था, पाकिस्तान, म्यांमार, लेबनान या फिर अफगानिस्तान। दोस्तों करेक्ट आंसर इज म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के द्वारा जो है ये प्रस्ताव लाया गया, म्यांमार के ऊपर ये प्रस्ताव लाया गया था जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अब जो है इसको पारित किया है। इसके बारे में अगर देखा जाए थोड़ा सा तो जैसा कि आपको पता है म्यांमार में एक तरीके से वहां पे सैन्य शासन है, ठीक है, वहां पे जो सरकार थी उसको हटा करके उसको अपदस्थ करके वहां की सेना ने अपना कब्जा कर लिया है। और वहां की एक प्रमुख लीडर थी जिनका नाम था आंग सान सूकी, ठीक है, आंग सान सूकी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और वहां के जो पूर्व राष्ट्रपति थे विन मित और भी कई लोगों के ऐसी जो हस्तियां थी उनको क्या किया गया, मनमाने तरीके से उनको कैद कर लिया गया है, ठीक है, उनको एक तरीके से कैद कर लिया गया है। तो इस प्रस्ताव में यही एक तरीके से बात की गई है कि वहां पे आग्रह किया गया कि जितने भी लोगों को मनमाने तरीके से जबरदस्ती से जो कैद किया गया उनको रिहा कराया जाए, ठीक है। तो यही इस प्रस्ताव में बात किया गया है जो म्यांमार के ऊपर प्रस्ताव पारित किया गया संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये देश पर जो है अपना पहला प्रस्ताव पारित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो सुहेल एजाज खान जो है ये किस देश के भारत में राजदूत नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। ये एक तरीके से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सऊदी अरब में है, ठीक है, सऊदी अरब में इनको नियुक्त किया गया है, भारत के राजदूत ये नियुक्त किए गए सऊदी अरब में। क्या नाम है इनका, ये सुहेल एजाज खान नाम है, ठीक है,
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने कांके संथुराई बंदरगाह और पुडुचेरी के बीच नौका सेवा शुरू की जाएगी? भारत और किस देश में? तो यहाँ पे देखिए चर्चा में ये बंदरगाह है, ठीक है, कांके संथुराई बंदरगाह। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा कांके संथुराई बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये है श्रीलंका, और श्रीलंका के बिल्कुल उत्तर वाला क्षेत्र जहाँ पे जाफना जो प्रांत है वहां पे ये स्थित है कांके संथुराई बंदरगाह। ये भारत है और ये देखिए श्रीलंका, यहाँ पे ये स्थित है, और इन दोनों के बीच में जो है नौका सेवा शुरू की जाएगी, इस पे सहमति बनी है, ठीक है। तो एक तरीके से वहां पे कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों में एक तरीके से सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। तो कांके संथुराई बंदरगाह और पुडुचेरी के बीच ये सेवा शुरू की गई है। पुडुचेरी जो कि ध्यान रखिएगा पौंडीचेरी तमिलनाडु से लगा हुआ है, और यहाँ पे हमें कांके संथुराई बंदरगाह जो है श्रीलंका का है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो ये देखिए पहली बार जो है भारत में विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम होने जा रहा है, और प्रश्न पूछा है कि कौन सा राज्य जो है इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? महाराष्ट्र, गोवा, केरल या फिर कर्नाटक? दोस्तों करेक्ट आंसर इज बी है। गोवा के द्वारा जो गोवा राज्य है वो भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कार्यक्रम कब होगा, देखिए यहाँ पे फरवरी में स्टार्ट होगा, 25 फरवरी को स्टार्ट होगा, जो कि कब तक चलेगा? 5 मार्च तक चलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा 5 मार्च तक चलेगा 2023 में। और ये गोवा में भी कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में जो श्यामा प्रसाद, ध्यान रखिएगा श्यामा प्रसाद है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रकाश मुखर्जी इंडोर, ठीक है, इंडोर स्टेडियम, यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बार किया जा रहा है विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला का, गोवा राज्य कर रहा है, ठीक है। फरवरी में स्टार्ट होगा, फरवरी लास्ट में मार्च तक चलेगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड लॉन्च किया है? तो शांति सैनिकों के खिलाफ जो अपराध, देखिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे कोई गृह युद्ध की स्थिति बनी है, अशांति अराजकता वाली स्थिति बनी है, तो वहां पे जो है यूनाइटेड नेशन अपने शांति सैनिकों को भेजता है, और ये शांति सैनिक जो है ये विभिन्न विभिन्न देशों से आया करते हैं। भारत जो है, भारत के बहुत सारे सैनिक शांति सैनिक के रूप में विश्व के कई देशों में अभियानों पर है यूनाइटेड नेशन के। लेकिन ये जो सैनिक होते हैं जब ये विभिन्न अभियानों में जाते हैं तो इनके भी खिलाफ बहुत सारे अपराध होते हैं, बहुत सारे जो है एक तरीके से जो इनके प्रति अपराध होते हैं उनके जो है जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड जो लॉन्च किया गया है वो किया गया भारत के द्वारा किया गया है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड जो शांति सैनिकों के खिलाफ हो रहे अपराध, जो अहिंसा, जो यहाँ पे हिंसात्मक जो गतिविधियां होती हैं उनके खिलाफ जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड भारत ने लॉन्च किया है, ठीक है। अगर पूछा जाए इसके जो सह अध्यक्ष कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ पे भारत है ही सह अध्यक्ष में, ठीक है। भारत हो गया, नेपाल हो गया, ध्यान रखिएगा नेपाल हो गया, और कौन हो गया दोस्तों? बांग्लादेश हो गया, आप लोग लिख सकते हैं बांग्लादेश। फिर कौन है दोस्तों? मिस्र, ठीक है, मिस्र भी हो गया। और अगर देखा जाए कौन सी कंट्री, तो फ्रांस भी है इसमें, ठीक है, फ्रांस भी है। और कौन कौन सी? मोरक्को भी है, ठीक है, मोरक्को। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड के ये सह अध्यक्ष देश हैं, ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। उद्देश्य क्या है? जो शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध है उन अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र और पहला विश्वविद्यालय है? ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। करेक्ट आंसर इज ए है, ठीक है। तो गुरु नानक जो विश्वविद्यालय है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, इसको देखा जाए अगर NACC का फुल फॉर्म देखिए क्या है, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन
मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, ठीक है, मूल्यांकन परिषद, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसके द्वारा एक ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र जो विश्वविद्यालय बना है वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कहां देश का पहला और विश्व की दूसरी इन्फेंट्री संग्रहालय खोला गया। इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सेना होती है, पैदल सैनिकों का जो पहला दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय खोला गया है वो भारत में खोला गया है। दूसरा विश्व का दूसरा लेकिन देश का पहला है। इंदौर, गांधीनगर, मुंबई या फिर महू। ध्यान रखिएगा महू जो कि मध्य प्रदेश में है, महू में जो है ये दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय है, देश का पहला है और ये विश्व का दूसरा है, ये खोला गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। देखिए यहाँ पे जो है ऑस्कर के लिए भारत की 4 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो 2023 देखिए 95वां ये ऑस्कर अकादमी अवार्ड होगा और इस वर्ष जो है डॉक्यूमेंट्री जो शॉर्टलिस्ट कैटेगरी में किया गया है फिल्म को वो किया गया है द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में किया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और 4 फिल्मों को किया गया है और भारत ने जो यहाँ पे आरआर फिल्म है, आरआर फिल्म का जो नाचो नाचो गाना है, ठीक है, नाचो नाचो करके गाना है, उस गाने को भी जो है कैटेगरी में जो है गायन की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। 15 जो है विश्व के सॉन्ग कैटेगरी में उसको शामिल किया गया और भारत का पहला वो सॉन्ग है जिसे ऑस्कर के सॉन्ग कैटेगरी लिस्ट में जो है शामिल किया गया है। और कौन सा, नाचो नाचो आरआर फिल्म का, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की प्रथम बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ये भारत और मध्य एशिया, जो मध्य एशिया के देश हैं तुर्कमेनिस्तान, अफगान, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब देशों के बीच में जो है साथ ही जो है उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी प्रथम बैठक की गई और इस प्रथम बैठक की जो मेजबानी की गई है दोस्तों वो भारत के द्वारा की गई है। इस बैठक को संबोधित किया है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है दोस्तों, अजित डोभाल है, ठीक है, अजित डोभाल के द्वारा जो है इस बैठक को क्या किया गया है, संबोधित किया गया था। और इस बैठक में बेसिकली चर्चा की गई है मध्य एशिया में जो सबसे इस समय स्थिति है वो है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान में जिस तरह की स्थिति बनी है वहां पे लोकतंत्र के स्थान पे तालिबानियों ने किस तरीके से वहां सरकार को हटा करके अपना कब्जा कर लिया है। तो तालिबान में जो एक तरीके से तालिबान के बाद से वहां पे अफगानिस्तान में जो अस्थिरता वाली स्थिति बनी हुई है तो उसकी वजह से उसी को जो है उसी से संबंधित इस बैठक में चर्चा किया गया है। तो इसी में जो है ध्यान केंद्रित किया गया था अफगानिस्तान की स्थिति में और मध्य एशिया और जो भारत के बीच में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की प्रथम बैठक हुई है वो भारत ने अध्यक्षता की है, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था ये बैठक, ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में हुआ था, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन 2023 अभ्यास आयोजित किया गया। वीर गार्जियन 2023 का जो अभ्यास आयोजित किया गया है किया जाएगा फ्रांस, अमेरिका, मालदीव या फिर जापान। ध्यान रखिएगा ये पहली बार होने जा रहा है वीर गार्जियन अभ्यास 2023 में होने जा रहा है जो वो भारत और जापान के बीच में होने जा रहा है, ठीक है। तो ये होगा देखिए 16 जनवरी को शुरू होगा, ध्यान रखिएगा 16 जनवरी 26 जनवरी तक चलेगा, ठीक है, 26 जनवरी 2023 तक ये चलेगा, ठीक है, 2023। और यहाँ पे जो है इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जाएगा, देखिए कि जो वायुसेना है, भारत की वायुसेना और किसकी सेना, वायुसेना दोस्तों, ये है जापान की वायुसेना। तो वायुसेनाओं के बीच में, सेनाओं के बीच में ये वीर गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ किया जाएगा, तो जापान का ध्यान रखिएगा, जापान का हवाई अड्डा है, ये चीज क्या, कौन कौन सा हवाई अड्डा भाई, तो इरोमा, यहाँ पे एक हायाकुरी, ठीक है, हायाकुरी हवाई अड्डा, और दूसरे की बात करा जाए तो इरोमा, ठीक है, इरोमा हवाई अड्डे पे इसका आयोजन किया जाएगा।
वीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास का भारतीय वायुसेना। उद्देश्य क्या है? जो दोनों देशों की वायु सेनाएं हैं उन वायु सेनाओं के बीच में आपसी समझ और रक्षा संबंधों को मजबूत करना, ये इस वीर गार्जियन युद्धाभ्यास का उद्देश्य है। ठीक है, आयोजित किया जाएगा। और भी देख लीजिए कौन कौन से अभ्यास जो है किया जाता है, जैसे जिमैक्स हो गया, ठीक है, वो भी इसके बीच में किया जाता है भारत और जापान के बीच में। आपके लिए आज यही वर्क है कि आप मुझे बताइए कि भारत और जापान के बीच में कौन कौन से अभ्यास किए जाते हैं, और रिवीजन भी कर लीजिए। फ्रांस के साथ कौन सा व्यायाम जो है युद्ध अभ्यास होता है, अमेरिका के साथ कौन सा, मालदीव के साथ कौन कौन सा, रिवीजन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेगी? तो यहाँ पे देखिए मुस्लिम महिला जो बनने जा रही है, भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेगी, वो बनेगी सानिया मिर्जा। ध्यान रखिएगा ये टेनिस वाली सानिया मिर्जा नहीं है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की सानिया मिर्जा है। ठीक है, ये मिर्जापुर की रहने वाली है सानिया मिर्जा, और ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट इसीलिए प्रश्न हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। एक तो आपका करंट हो गया, दूसरा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया। तो ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो है, पहली मुस्लिम महिला है जो फाइटर पायलट बनेंगी, और ये है सानिया मिर्जा। ये उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले की है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल के इतिहास में, चलिए ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है कि आईपीएल इतिहास के सबसे जो है महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ऑप्शंस आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए वीडियो को पॉज करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सैम कुरैन। ठीक है, सैम कुरैन जो है वो अभी तक इंडियन प्रीमियम लीग के इतिहास में जो ऑक्शन हुआ उसके सबसे महंगे खिलाड़ी ये हुए हैं, इनकी नीलामी हुई है सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में। ये देखा जो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड के हैं, ये सबसे इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर है ये। ठीक है, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं ये इंग्लैंड के, और आईपीएल 2023 की जो नीलामी हुई है उसमें ये सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, कितना लगभग ये देखा जाए तो 18.5, ठीक है, 18.5 करोड़ रुपए में पंजाब किंग ने इनको खरीदा। ठीक है, पंजाब किंग्स, ठीक है, पंजाब किंग ने यहाँ पे बोली लगा करके खरीदा है। और अगर हम इसको मिलियन में देखें तो यहाँ पे डॉलर में देखें तो 2.23 मिलियन डॉलर में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे 18.5 करोड़ रुपए की जो बोली लगी, यहाँ पे पंजाब किंग ने 18.5 करोड़ रुपए की बोली लगा करके खरीदा है। ठीक है, सैम कुरैन जो है ये इंपॉर्टेंट है, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ये बने हैं। वही बात किया जाए, अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है? राइट टू रिपेयर पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, या फिर दोस्तों रक्षा मंत्रालय के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए है, केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है। बाकी की अच्छी से चीजें देखने के लिए, इन डेप्थ देखने के लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को फॉलो करें आप लोग। ठीक है, तब इससे पता चलेगा कि ये राइट टू रिपेयर पोर्टल क्या है, क्योंकि मैंने बताया ये है रिवीजन वीडियो, और रिवीजन वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको बताना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप लोग डेली जो है करंट अफेयर्स की क्लासेस मॉर्निंग में 7 बजे चलती है, डेली फॉलो करिए, डेली रेगुलर अपने को करंट अपडेट में अपडेट करिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार? बैडमिंट विराट कोहली, लियोनेल मेसी, या फिर नीरज चोपड़ा? करेक्ट आंसर इज ए है, बैडमिंट ने जीता है, बैडमिंट ने जीता है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है, वही नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एम्स दिल्ली और किस आईआईटी संस्था ने मिलकर स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है? तो एक तरीके से ये टेली जो मेडिसिन है उसी का ये हिस्सा है, गर्भस्थ यहाँ पे स्वस्थ गर्भ ऐप, जो कि एम्स दिल्ली और आईआईटी, किस आईआईटी संस्थान है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, या फिर आईआईटी मद्रास? अगर हम करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े दोस्तों तो आईआईटी रुड़की, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कौन है, आईआईटी यहाँ जो है एम्स दिल्ली, इन्होंने मिलकर के एक ऐप बनाया है जो है स्वस्थ गर्भ ऐप, जो कि जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनको जो है स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए ये है कि किसी भी तरह का तुरंत की तुरंत जो है
चिकित्सीय सहायता मिलना, ठीक है, डॉक्टर से वो क्या करेंगी, जो है हमेशा संपर्क में रहेंगी और अपने हेल्थ से रिलेटेड सारी डिटेल जो है वो इस ऐप में रहेगी, ठीक है। एक तरीके से टेलीमेडिसिन से रिलेटेड ये चीज है, स्वस्थ गर्भ ऐप, एम्स दिल्ली और ध्यान रखिएगा IIT रुड़की, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत द्वारा सहायता प्राप्त मांगदेचु जल विद्युत परियोजना किस देश की ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्प को सौंपी गई है। तो ये भारत के द्वारा जो सहायता दी गई थी, सहायता राशि, उसी के द्वारा जो है इस जल विद्युत परियोजना को स्थापित किया गया था। मांग क्या है, मांगदेचु, ठीक है, ये एक नदी है, कहाँ की, भूटान, ठीक है। तो ये भूटान में है दोस्तों मांगदेचु जल विद्युत परियोजना, जिसको भूटान के ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्प को सौंपा गया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस सार्वजनिक कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की गई है। तो जानते क्षय रोग और जो क्षय रोग जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, टीबी रोग, उसके बढ़ते जो संक्रमण है, यानी कि इस रोग को कम करने के लिए एक परियोजना टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की गई है। किस सार्वजनिक कंपनी के द्वारा, ONGC के द्वारा, NTPC के द्वारा, IOC के द्वारा या फिर BHEL के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC के द्वारा ये परियोजना टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की गई है। 2 राज्यों में शुरू किया गया है, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है। अगर हम टीबी उन्मूलन के दोस्तों बात करें तो ध्यान रखिएगा ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि ये एक जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, ये चीज ध्यान रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है। ये हमारे शरीर के किस भाग को ये बैक्टीरिया प्रभावित करता है, तो फेफड़े को। देखिए खांसी आती है और ये एक संक्रामक डिजीज है। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, 2 तरह के डिजीज होते हैं। तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि अगर हम पेशेंट के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं तो हमें भी इस बीमारी को होने की संभावना होती है, ठीक है। और इसी बीमारी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा सितंबर 2022 में, ठीक है, तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान, ठीक है, टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है, ठीक है, इसकी शुरुआत किया है सितंबर 2022 में। उद्देश्य क्या है इसका, इस अभियान का, कि भारत को 2025 तक क्या करना, टीबी से मुक्त कर देना। ये देखा जाए जो यहाँ पे सतत विकास जो लक्ष्य है, SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर देखा जाए वो 2030 तक जो है विश्व को टीबी मुक्त करना। भारत उससे 5 साल पहले यानी कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने की योजना है। ये भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा 2025 तक। इसके लिए एक अभियान चलाया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, टीबी मुक्त भारत अभियान, सितंबर 2022 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वर्ल्ड टीबी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे अगर आपसे पूछ दे कि कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए डेज और उसकी थीम पूछी जाती है, ठीक है, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा रिवीजन सेशन। पूरा जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया है वो उसके पूरे आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, PDF में आपको सारी चीजें रहेंगी। बाकी पूरा मैं आपसे यही कहूंगी कि जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास है उसको आप रेगुलर फॉलो करिए, ताकि जब आप रिवीजन सेशन में आए तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, ठीक है। ऐसा ना लग रहा हो कि ये क्या चीज है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें नहीं बता पाते हैं हम, जो हम डेली करंट अफेयर्स में बताते हैं। तो कोशिश करिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोग आने की, डेली करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो करने के लिए, ठीक है। बाकी इसी तरह से हम डेली मिलते रहेंगे, डेली मॉर्निंग में 7 बजे, और मंथ के एंड में हम बात करेंगे रिवीजन सेशन की, ठीक है। तब तक ख्याल रखिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, बाय।